आई नो बहुत कुछ बहुत कुछ नहीं, एक्चुअली सब कुछ ही बदल चुका है। एक नए सेटअप, नए स्टूडियो में है और चीज़ें परफेक्ट नहीं है, मुझे पता है। सब कुछ आसपास एकदम बिखरा हुआ है। ये दिस विल ऑल चेंज। मैं चीज़ों को फिगर आउट कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, तुमसे ज़्यादा मैं अनप्रिपेयर्ड हूँ। बट ठीक है, जो भी है, सिंस यू गाइज आर हियर एंड सो एम आई, सो वेलकम अबॉर्ड। अब देखो, ये स्टूडियो नया है, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके ऊपर किसी और वीडियो में अलग से बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस ये समझ लो कि ये एक चेंज है जिसके साथ बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे। हो सकता है कि तुम लोग पुराने सेटअप को मिस करो, मैं खुद भी मिस कर रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। तो या, एंड आई नो इट विल ऑलवेज मीट विद रेजिस्टेंस, बट ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक इट गुड फॉर यू गाइज। ठीक है, अभी अभी ये परफेक्ट नहीं है, सब कुछ चेंज होगा यहाँ पर। लेकिन बात करते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब डूम्सडे के जो ट्रेलर रिलीज हुए हैं ना, तो उसके एंड में एक ग्लिच और एक ऐसे कोड टाइप की चीज आती है जिसको देखकर बहुत सारे लोगों ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। और जब सब दौड़ा ही रहे तो अपन पीछे कैसे रह सकते हैं। तो मैं एकदम ओल्ड स्कूल गया, ओल्ड स्कूल जा करके एकदम नोट वाला काम किया मैंने, लिख के टेबल बना करके। और भाई तुम्हारा पुरानी पिक्चरों से चीजें निकाल करके लाया है, तो एक एक बात को खोल करके देखेंगे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो भी तुमको दिखाया गया ना, सब कुछ डेलिबरेट है। स्पेशली रूसो ब्रदर्स की वो जो पोस्ट आई थी कि जो तुम देख रहे हो, लुक क्लोजली, और सब चीजें कहानी बता रही हैं। तो ये जो ग्लिचेस है ना, ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है। और इन टाइम स्टैम्प्स को चेक करने के बाद तो मैं काफी श्योर हो चुका हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टीव रॉजर्स वाले ट्रेलर के साथ में। ठीक है, उसके एंड में हम लोगों को एक ग्लिच देखने को मिलती है जिसमें कुछ टाइम स्टैम्प्स है 1E24 बर, और फिर उसके बाद वो 0200 करके। तो देखो, इस चीज को लेकर एक कॉमन कंसेंसस ये था कि ये सारी ग्लिचेस एक्चुअली में एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड है। मतलब एवेंजर्स एंड गेम के टाइम स्टैम्प से ये जो ये नंबर दिखाया गया है, अगर तुम लोग 1 घंटे 24 मिनट पे एवेंजर्स एंड गेम में जाके देखोगे तो तुमको इस पूरी चीज की बढ़िया हिंट मिलेगी, और वो मिलती भी है। मतलब एवेंजर्स एंड गेम के 1 घंटा 24 मिनट वाले टाइम स्टैम्प पे जाने पे हमें ब्रूस बैनर और एंशिएंट वन के बीच में जो इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर कन्वर्सेशन हो रही है ना, वो देखने को मिलती है। और सबको पता है कि वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे मल्टीवर्स के क्रिएशन में, बिकॉज उस टाइम पे एंशिएंट वन ब्रूस को वार्न करती है कि अगर तुमने किसी भी टाइमलाइन से कोई भी इन्फिनिटी स्टोन गायब किया है तो वो टाइमलाइन बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। बिकॉज इन्फिनिटी स्टोन्स जो है वो टाइम के फ्लो को क्रिएट करते हैं, ऐसा एंशिएंट वन का कहना था। और उस पे ब्रूस बैनर कहता है कि ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि अपना काम पूरा होने के बाद हम लोग सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को एज इट इज उसी टाइम पर वापस छोड़ेंगे जहां से हमने उठाए थे। एंड वी ऑल नो हाउ दैट टर्न्ड आउट टू बी। और ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये पूरी चीज हमको स्टीव रॉजर्स के ट्रेलर में दिखाई है, बिकॉज ही इज द वन हु फक्ड अप। मतलब कप्तान साहब की तो जिम्मेदारी थी ना कि उन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने पुरानी टाइमलाइन में एज इट इज उसी टाइम स्टैम्प पे छोड़ के आना है। लेकिन नहीं, सुपर सोल्जर सीरम की ठरक जो जाग उठी। कोई बड़ी बात नहीं है, इनमें से एक भी इन्फिनिटी स्टोन इस आदमी ने वापस नहीं लौटाया, और सबके सब इसकी अलमारी में पड़े हों, इंक्लूडिंग थॉर का वो हथौड़ा। एंड एंड गेम वाले इस टाइम स्टैम्प को देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये जो भी टाइम स्टैम्प इन लोगों ने छोड़े हैं ना, बहुत डेलिबरेट है। और फिर मैंने सोचा कि सिर्फ एंड गेम क्यों, इन्फिनिटी वॉर का भी देख लेते हैं। तो इन्फिनिटी वॉर में एग्जैक्ट 1 घंटा 24 मिनट नहीं, लेकिन 1 घंटा 23 मिनट 45 सेकंड पे गेस करो कौन सा सीन है। डॉक्टर स्ट्रेंज जब वो पूरी 14 मिलियन आउटकम्स देखते हैं ना, जिसमें से सिर्फ एक एवेंजर्स जीत रहे हैं, वो वाला सीन। एंड लाइक आई सेड, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हाँ, 15-20 सेकंड थोड़े बहुत आगे पीछे हैं, बट यू गेट माय पॉइंट। पूरी की पूरी इन्फिनिटी वॉर में एक वही सीन था जो मल्टीवर्स को लेकर एक छोटी सी हिंट देता है कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम में आगे जाकर पॉसिबिलिटीज को इमेजिन कर रहे हैं। और बहुत सारी थ्योरीज का ये भी मानना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने हो सकता है कि आयरन मैन या हमारे टोनी स्टार्क का डॉक्टर डूम वाला ट्रांजिशन देख लिया, उसको पता हो कि ये बंदा जो है क्या कुछ कर सकता है। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि एंड गेम में इसको मार डालो। तो इन्फिनिटी वॉर का ये वाला सीन भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इसके बाद मैंने सोचा ठीक है, मल्टीवर्स से रिलेटेड और भी कुछ मूवीज हैं। बाकी सब में तो कुछ इतना खास मिला नहीं, लेकिन फिर एक पिक्चर आई थी जिसका नाम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस था। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा मल्टीवर्स वाला एलिमेंट था नहीं, लेकिन 1 घंटे 24 मिनट पे गेस करो यहाँ पे कौन सा सीन है। जब ये लोग गैप जंक्शन में पहुंचते हैं ना, जहां पर वो बुक ऑफ विशांति होती है, वो वाला। एंड आई नो सुपरफिशियली देखने पे ऐसा समझ में आ सकता है कि नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कोई मल्टीवर्स थोड़ी ना दिखा रहे। लेकिन ये जो स्पेस है ना, मतलब गैप जंक्शन जो है, वो सारी यूनिवर्सेस के बीच में एग्जिस्ट करने वाली एक जगह है। और मुझे लगता है कि अगर इसको ठीक से यूज किया जाए तो काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है तो कोई ऐसी जगह होगी जहां पर डॉक्टर डूम अपना बेस एस्टैब्लिश करेगा,
और वहीं से वो पूरे मल्टीवर्स को ट्रैवल करने की कोशिश कर सकता है, बिकॉज सीक्रेट वॉर्स का जो प्रीलूड कॉमिक बुक है ना, टाइम रन्स आउट, वहां पर वो यही करता है। वो लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स नाम की एक जगह पे पहुंचता है जो पहले बियॉन्डर्स का घर था, फिर उसको अपना ही घर बना लेता है जिसमें मल्टीपल कमरे होते हैं और उसी से आप पूरे मल्टीवर्स को एक्सेस भी कर सकते हो। ये अपना नाम तक बदल लेता है ताकि सुपर हीरोज जब यहाँ पे पहुंचे तो उसको आइडेंटिफाई भी ना कर पाए। लेकिन डूम्सडे वालों ने अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को थोड़ा भी कंसिडर किया है, जो थोड़े कम चांसेस इस बात के, लेकिन किया है, तो हो सकता है कि गैप जंक्शन जो पूरी जगह है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। बट देन आई वेंट ए स्टेप फर्दर और मैंने सोचा कि सिर्फ मूवीज क्यों, जब कॉमिक बुक्स पे अपन इतनी बात करते हैं, इतना ज्ञान बांटते हैं, तो एक बार वहां भी नजर मार लेते हैं। तो गेस करो कैप्टन अमेरिका के इशू नंबर 24 जो कि अभी रिसेंटली आया था, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। इसमें स्टीव रॉजर्स जो है वो सुपर सोल्जर सीरम की पावर्स लूज करने लगता है, उसका अपनी पूरी आइडियोलॉजी से भरोसा उठ जाता है और फिर वो मेंटल संभालता है सैम विल्सन। मतलब ये पहली कॉमिक बुक थी जहां पर सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका के रूप में इमर्ज करता है। वो एक बॉम्ब को आसमान में लेके जाता है और ऑलमोस्ट अपने आप को सैक्रिफाइस कर ही देता है और इसके बाद सब लोग कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं, इसी को कैप्टन अमेरिका बनना चाहिए। अब टू बी ऑनेस्ट आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव कि रूसोस ने इन सारी चीजों पर ध्यान दिया होगा कि भाई 1:24 लिख देते हैं और ये सब कुछ कवर हो जाएगा। आई थिंक दिस इज अ मियर कोइंसिडेंस कि इन्फिनिटी वॉर, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और ये कॉमिक बुक सारी की सारी चीजें कोरिलेट हो रही है। मतलब हो सकता है कि उन्होंने एक दो चीजें सोची हो, लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी है ना, ये कोइंसिडेंस और छोटा मोटा नहीं। एक पत्थर से इन्होंने एक चिड़िया नहीं, चिड़िया घर मार दिया है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं थॉर के ट्रेलर पे। तो थॉर के ट्रेलर के एंड में हमको ये वाले टाइम स्टैम्प्स देखने को मिलते हैं। सब कुछ सिमिलर है, बस 17 नंबर चेंज हो चुका है, तो ये भी मुझे नहीं लगता कि कोइंसिडेंस होगा। एंड नेचुरली मैं सबसे पहले एंड गेम की तरफ गया, वहां पे 1 घंटे 17 मिनट का जो टाइम स्टैम्प है, वो वाला सीन भी इंटरेस्टिंग से कम नहीं है। इसमें हमको एवेंजर्स 1 वाली टाइमलाइन दिखाई जाती है जब ये लोग लोकी को प्रिजनर बना के लेके जा रहे थे, और हालांकि पूरा इंटरैक्शन वो जो सबसे ऊपर वाले टॉवर में ही है, लेकिन इसके बाद के जो इवेंट्स है हम सबको पता है कि वो कितने इंपॉर्टेंट है मार्वल के मल्टीवर्स के लिए। मतलब लोकी का टेसरैक्ट को लेके भागना, फिर TVA का वहां पे अपीयर होना, फिर लोकी के सीजन 1 सीजन 2 के सारे इवेंट्स, यही वो बटरफ्लाई इफेक्ट है। और तो और हम लोग यहीं पर कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका की बैटल भी देखते हैं, जहां पर कैप्टन अमेरिका एक बार फिर से हक देते हैं और सब चीजें रिवील हो जाती है। भाई किसने चुना था इस आदमी को इन्फिनिटी स्टोन्स वापस करने के लिए? मेरे को पहले एक काम ठीक से, इसने हर कहीं इन सब लोगों का कवर ब्लो के, कैसे है ये कैप्टन अमेरिका? कैसा ये? मतलब I mean, जब विंटर सोल्जर में छुपने के लिए सिर्फ एक टोपी का इस्तेमाल कर रहा था ना, तभी समझ जाना चाहिए कि दिस इज नॉट द परफेक्ट गाय फॉर दिस जॉब। लेकिन हाँ, एक चीज भूलना नहीं कि हमको लोकी के सीजन 1 में दिखा दिया था कि इस पूरी टाइमलाइन को TVA वालों ने इरेज कर दिया है, तो फिर आई डोंट नो हाउ दिस इज गोइंग टू प्ले आउट। लेकिन फिर हम लोग आते हैं कॉमिक बुक्स की तरफ। तो कॉमिक बुक्स में थॉर के इशू 17 में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। पता है इंटरेस्टिंग कहां पर है? लोकी के इशू 17 में। मैं बात कर रहा हूं एजेंट्स ऑफ एसगार्ड सीरीज की। उसका जो इशू 17 है ना, वो इस सीरीज का लास्ट इशू है और इसमें लोकी जो है वो गॉड ऑफ स्टोरीज बनता है। ऑल्दो इट्स नॉट एज ड्रामेटिक एज जो हमने लोकी के सीजन 2 के एंड में देखा था, बट स्टिल ये काफी बैडास मोमेंट है। वो जाता है और जो गॉड्स के गॉड्स होते हैं ना, उनको कन्फ्रंट करता है। वो कहते हैं कि तुमने पूरी दुनिया बर्बाद कर दी, जो हो भी जाती है। मतलब द इंटायर मल्टीवर्स इज डेड। और वहां पे लोकी जाकर के गॉड्स को कन्फ्रंट करता है कि तुम हमारी वजह से एग्जिस्ट करते हो। और इतना ही नहीं, यहां पर लोकी अपने खुद के यंगर वर्जन को भी कन्फ्रंट करता है। उन लोगों की आपस में बातचीत होती है और काफी बढ़िया आर्क है अगर तुम पढ़ना चाहो तो। बट मैं इस पूरी चीज से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे अगर रूसो ब्रदर्स ने कॉमिक बुक्स को कंसिडर किया है, जो आई पर्सनली डोंट थिंक, बट ये बस ऐसा है कि थ्योरी बनाने के लिए अपन बना देते हैं, मजे करने में क्या जा रहा है। तो लोकी जो फिलहाल इतनी डंडियों को पकड़, मतलब ब्रांचेस को पकड़ के बैठा हुआ है ना टाइमलाइंस की, ये काफी हद तक वैसा ही मोमेंट है कॉमिक बुक्स में और यहीं पर क्रिएट होता है लगभग। फिर आते हैं हम लोग एक्समेन वाले ट्रेलर पे। इसके एंड वाला टाइम स्टैम्प जो है वो 11 वाला है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, एवेंजर्स एंड गेम को जाके देख लेते हैं। 1 घंटा 11 मिनट्स पे जो सीन आया उसको लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ठीक है ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन कहीं से भी ये मल्टीवर्स वाली चीज को कैसे क्रिएट किया गया वो नहीं बताता। इसमें हम थॉर और रॉकेट के इंटरेक्शन को देखते हैं जब वो लोग एसगार्ड में जाते हैं और थॉर अपनी माँ को देखकर इमोशनल होता है। तो यहां से 2-3 चीजें अगर लेनी है तो इनका पूरा ट्रेलर काफी इमोशनल था। लाइफ और डेथ के बारे में बात कर रहे थे कि हाउ इट डिफिकल्ट इट इज टू फेस योर फियर्स, बट स्टिल
मौत के टाइम पर तुम्हें अपने फियर्स को फेस करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर इन अ वे थॉर भी यही चीज एक्सेप्ट करता है। उसे पता है कि उसकी माँ कुछ ही पलों में शायद मरने वाली है, लेकिन फिर भी वो उनसे बात करता है। और ये बहुत ही प्रोबेबली एवेंजर्स एंड गेम के सबसे इमोशनल मोमेंट्स में से एक था। ऑल्सो दिस कुड जस्ट बी रूसोज मेसिंग विद अस, बिकॉज वो डेडपूल में था ना, व्हाई वाज थॉर क्राइंग, थॉर इज क्राइंग हियर। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है, जब बाकी मूवीज की बात कर रहे हैं तो एक्समैन की टाइम ट्रैवल पिक्चर पे भी बात कर लेते हैं। वहां पर भी इन लोगों ने कुछ कुछ कांड किए थे। तो मैं पहुंच गया डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में। इसके 1 घंटे 11 मिनट पे मैग्नीटो और मिस्टीक के बीच में कन्वर्सेशन है, जहां पर मैग्नीटो कहता है कि हमको फ्यूचर से मैसेज मिला है। प्लस यहां पर वो मिस्टीक को सेंटिनल्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, जो ट्रेलर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो जब इतना कर लिया है तो कॉमिक बुक्स का ज्ञान भी देख लेते हैं। तो यहां पर जो एक्समैन अनकैनी एक्समैन का इशू नंबर 11 है, वहां पर स्ट्रेंजर नाम की एक बीइंग अपीयर होती है। मतलब वो आता है, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वो आता है, कुछ मिस्टीरियस पावर्स को डिस्प्ले करता है। एक्समैन उसके पीछे लग जाते हैं। वो मैग्नीटो के पास पहुंचता है। मैग्नीटो को लगता है कि ये म्यूटेंट है, इसको प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्समैन और मैग्नीटो का जो ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स है, उनके बीच में एक फाइट होती है। अल्टीमेटली ये पता चलता है कि स्ट्रेंजर एक्चुअली में म्यूटेंट नहीं बल्कि एक कॉस्मिक बीइंग है। और उस टाइम पर ना मार्वल वालों के दिमाग में कोई आइडिया नहीं था कि उनको वन अबव ऑल, बियॉन्डर्स, ये सब क्रिएट करने हैं। उन्होंने बस एक ऐसी बीइंग क्रिएट करी जो कि म्यूटेंट और सुपर हीरो से परे थी, और अल्टीमेटली वो मैग्नीटो को उठा के भी ले जाता है। तो अगर रूसोस ने जानबूझकर यहाँ पर 11 नंबर का टाइम स्टैम्प छोड़ा है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि अनकैनी एक्समैन 11 की तरफ इशारा हो, जहां पर बियॉन्डर का एक वर्जन देखने को मिलता है। क्योंकि बियॉन्डर्स जो है वो सीक्रेट वॉर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हमको मूवी में देखने को मिलेगा कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन जो है वो मैं तुमको बता दे रहा हूं। ऑल्दो आई सीरियसली डाउट कि हमको इतना सब कुछ डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलने वाला है। ये मतलब एक्समैन के भी बहुत बाद की कहानी हो गई। तो मैंने तुमको बस ऐसे ज्ञान के लिए बता दिया कि कल को कोई पूछे तो पता तो होना चाहिए। फिर आते हम लोग वकांडा वाले ट्रेलर पे, डूम्सडे के। तो यहाँ पे ना इंटरेस्टिंग चीज होती है। सबसे पहले हमको जो टाइम स्टैम्प देखने को मिलता है वो 4 लिखा हुआ है, मतलब 04 लिखा हुआ है। तो एवेंजर्स एंड गेम 1 घंटा 4 मिनट वाला टाइम स्टैम्प। लेकिन हिंदी वाले ट्रेलर में एक अलग टाइप की ग्लिच हुई, और वो था कि नंबर तो कुछ कुछ वैसे ही है, लेकिन जैसे थोड़ा कुछ अलग पैटर्न बन गया। तो मैंने इसको और ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये वही सेम ग्लिच है, बस जो लेटर्स है ना वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए हैं और कुछ नहीं। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इट इज सेम थिंग। और यही सेम उन्होंने जर्मन ट्रेलर पे भी किया है। वो रेंडरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई होगी, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो मैं पहुंच गया एवेंजर्स एंड गेम के 1 घंटे 4 मिनट पे। तो यहाँ पर हमें पूरे इन्फिनिटी स्टोन्स का ग्रैंड प्लान दिखाया जाता है। जब वो लोग बात करते हैं ना कि एक इन्फिनिटी स्टोन मोरैग पे है, फिर दूसरा वॉरमिर पे है। तो ये सारी चीजें, ये दिस इज द इंटायर कन्वर्सेशन हैपनिंग। मतलब इस कन्वर्सेशन से ही इन लोगों ने मल्टीवर्स को जन्म दिया है। अगर ये लोग प्लान ही नहीं बनाते कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं और बस गिव अप मार देते, तो फिर होता ही नहीं। जो तुम देख रहे हो वो होता ही नहीं। ऑल्दो ये सब कुछ होना ही था, बिकॉज ही हू रिमेन्स की वो सीक्रेट टाइमलाइन और सबकी फ्री विल छीनी हुई थी, तो उसको पता था कि क्या होने वाला है। बस डिफरेंस इतना सा है कि ही हू रिमेन्स के राज में जब ये दूसरी टाइमलाइन बनाते जा रहे थे ना, मतलब कैप्टन अमेरिका फकअप कर रहा है तो एक अलग टाइमलाइन बन रही है, थॉर फकअप कर रहा है तो दूसरी टाइमलाइन बन रही है, तो टीवीए वाले पीछे से आ करके उन सारी टाइमलाइंस को काट देते थे। लेकिन जब से लोकी ने मतलब वो ब्रांचेस पकड़ी हैं टाइमलाइन की, तो वो सारी फैलता जा रहा है, और इसी वजह से ये सारे इनकर्जन हो रहे हैं। फ्री विल, समझ रहे हो तुम, गुलाम बना के रखो। और फिर मैं वकांडा फॉरएवर देखने गया। मैंने सोचा देखें यहाँ पे 1 घंटा 4 मिनट पे क्या है। तो यहाँ पर पहली बार इसी टाइम स्टैम्प पे शूरी और नेमोर की मुलाकात होती है। मतलब नेमोर आकर के उनको पहले धमकी दे देता है, लेकिन इस टाइम स्टैम्प पे वो लोग एक्चुअली पहली बार एक कन्वर्सेशन करते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कॉमिक बुक को भी खंगाल लेते हैं। तो वकांडा, नेमोर, ब्लैक पैंथर, इनकी कॉमिक बुक में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग पता है क्या है? फैंटास्टिक 4 के इशू नंबर 4 में, क्योंकि वहां पे नेमोर का इंट्रोडक्शन होता है। अब देखो, ये जो कुछ भी मैंने तुमको बताया, आई अंडरस्टैंड कि मैं बहुत ज्यादा रीच करने की कोशिश कर रहा हूं, और रूसोस का इतना इंटेंशन नहीं था बताने का, बट मुझे मजा आता है। मैं चीजों को डिकोड करना पसंद करता हूँ। मुझे कोई भी ब्रेक डाउन होता है वो करने में बहुत मजा आता है। आई लाइक फाइंडिंग आउट स्मॉल थिंग्स, और दिस इज द फन पार्ट। अगर मूवी आ रही है तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं ना। ये जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक थ्योरी सच हो। तुमने 10 मिनट के लिए मान लिया ना तो वो सच हो गई। दैट इज द फन पार्ट। खैर, इस पूरी चीज पे रिसर्च करते हुए मैंने इंटरनेट पे और भी ढेर सारी चीजें देखी, बट आई स्टार्टेड टू रियलाइज दिस वेरी अर्ली कि ये एक रैबिट होल है, और इसमें जितना घुसने की कोशिश करोगे उतना गिरते चले जाओगे, बिकॉज ये बस ग्लिचेस हैं। इनके बारे में कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी चीजें इनसे रिलेटेड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट, ये मूवी में होगा भी नहीं। मतलब ये तुम्हें पुरानी मूवीज की तरफ लेके जा रहा है जो ऑलरेडी हो चुका है। सो देयर इज नो वे टू फाइंड आउट इफ
व्हाट यू आर फाइंडिंग आउट इज रियल और नॉट। मतलब ये वो ईस्टर एग्स है ना जो ट्रेलर के नंबर्स में दिख रहे हैं तुम्हें। तो आई डोंट नो, मैंने बस सोचा कि ठीक है बात कर लेते हैं, तुम्हें जो लगे मुझे बताना। एंड जैसा मैंने कहा इसमें अभी बहुत सारे चेंजेस होने बाकी हैं। आई जस्ट नीड टू नो कि तुम्हें क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है, उसी हिसाब से सब चीज़ें करेंगे। और ये सब चल ही रहा था कि मार्वल ने ये एक नया टीजर तो नहीं बोलेंगे इसको, एक थैंक यू मैसेज ड्रॉप किया जिसमें एक और ग्लिच है। ये ग्लिच हमको लेके जाती है 1 घंटे 1 मिनट वाले टाइम स्टैम्प पे, जो बहुत ही क्लियरली हॉकाई वाला टाइम ट्रैवल सीन है। एंड ना तुम कितना भी ये सोच लो कि भाई नॉर्मल ट्रांजिशन है, वो नंबर्स और डिजिट्स वहां पे पहुंच रहे हैं, काउंटडाउन का टाइमर शुरू हो रहा है, इसी वजह से देखने को मिल रहा है, तो नहीं, ये बहुत डेलिबरेट चॉइसेस हैं जो इन लोगों ने कहा था ना कि लुक क्लोजली। तो इसी वजह से उन लोगों ने आज ये मैसेज डाला है सो दैट वो लोग उस टाइमर का 01 वहां पर लेके आ सकें, ताकि हम लोग 1 घंटे 1 मिनट वाले टाइम स्टैम्प पे पहुंचे और ये हॉकाई वाला सीन देख पाए। बिकॉज क्लिंट जब टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है तो ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग सम शिट। और हालांकि ये इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन जैसा कि हम लोग टीवीए लोकी इन सब के साथ देख चुके हैं कि पास्ट में जाकर अगर आप थोड़ी भी चीजों को चेंज कर देते हो, फिर चाहे वो इन्फिनिटी स्टोन से कनेक्टेड हो या नहीं, इट एक्चुअली रिजल्ट्स इन अनदर टाइमलाइन। और हो सकता है कि ये चीज भी इनकर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, या फिर डूम्सडे में हमें इसके भी रिपरकशंस देखने को मिले। हु नोज, मे बी हमको क्लिंट बार्टन, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, वो भी डॉक्टर डूम का शिकार होता हुआ दिखाया जाए। सो या आई गेस दैट्स अबाउट इट। वीडियो पसंद आओ तो लाइक करना, सब्सक्राइब आई गेस। और मुझे पसीना वसीना आ रहा है अब, मैं बस इतना ही कहूंगा। आई फर्मली बिलीव चेंज इज ऑलवेज मेट विद रेजिस्टेंस। तुम अपनी लाइफ में कोई भी बदलाव लेके आते हो तो वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है, इमीडिएटली लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इस डर से बदलो ही ना। टाटा।